हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी की इन पार्टनरशिप। जेएलपी का क्या ट्रीटमेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन में 1 नंबर की हिडन एडजस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास समझना होगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है। बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। ठीक है, अब तीनों ने एक दिन बैठ के सोचा कि यार अगर खुदा ना खास्ता किसी एक की भी डेथ हो गई, चाहे A की डेथ हो गई, चाहे B की हो गई, चाहे C की होगी, तो होगा क्या, जिसकी डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर जो है वो अपना शेयर मांगेंगे रिस्पेक्टिव पार्टनर का, और उससे रिमेनिंग पार्टनर्स के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। जैसे आज तो तीनों पार्टनर है, A भी पार्टनर है, B भी है और C भी। सपोज कल दिन A की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो होगा क्या, जो एग्जीक्यूटर ऑफ A है वो विल डिमांड फॉर एज शेयर, हाँ या ना। A के शेयर की वो डिमांड करेंगे, विल डिमांड फॉर एज स्टेट इन फॉर्म, जितना फॉर्म में हिस्सा है। अब B एंड C जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे, ऑब्वियसली अगर A को हिस्सा दे देंगे तो दैट विल अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म एट दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आपने A को एक अच्छा खासा हिस्सा दे दिया उसके एग्जीक्यूटर को जो उसका बनता था, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी तो दैट में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। इससे हो सकता है कि बिजनेस की जो फंक्शनिंग है वो भी क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले ली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। उसके अंदर बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है कि इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इसलिए जॉइंट बोला जाता है तीनों के नाम पर। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, स्पेसिफाइड अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म, विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म, स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा। तो होगा क्या, अगर A की डेथ हुई सपोज, और वो स्पेसिफाइड अमाउंट जितने की भी उन्होंने पॉलिसी ली है, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है फर्म का लेवल क्या है। आप 10 लाख की भी ले सकते हो, 10 करोड़ की भी ले सकते हो, 100 करोड़ की भी। जितनी बड़ी पार्टनरशिप फर्म होगी उतना बड़ा जेएलपी का अमाउंट होगा। तो इन केस डेथ हो गई A की और फर्म ने अगर जेएलपी ले रखी है, तो होगा क्या, वो स्पेसिफाइड अमाउंट फर्म को मिल जाएगा, जिससे जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका स्टेट डिस्चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया शो? तो सबसे पहले इट्स अ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ या ना। एंड वी नो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका हर साल हमें क्या पे करना पड़ता है, पे प्रीमियम। अरे निकम्मो, प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता इंश्योरेंस पॉलिसीज का, हाँ या ना। तो अब जब इंश्योरेंस पॉलिसीज का हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, पूरी जेएलपी का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, वो हम सारी बातें एक एक करके अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया शो? देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं उसकी एक वैल्यू होती है जिसको आप इंश्योरेंस वैल्यू भी बोल सकते हैं। इंश्योरेंस वैल्यू सपोज 10 लाख रुपए, कितनी है, सपोज 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका एक टेन्योर होगा कि ये 10 साल की लाख की पॉलिसी आपने कितने साल के लिए ली है। जैसे आपने 5 सालों के लिए ली है, या आपने 10 सालों के लिए ली है, या आपने ये 20 सालों के लिए ली है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़े ईयर्स के लिए लेंगे उतना प्रीमियम का अमाउंट कम होगा। तीसरा, एवरी ईयर फर्म विल पे द प्रीमियम, फर्म को जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसका, हाँ या ना शो? और देखिए इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है जो कि इस केस के अंदर मैंने आपको बताया है
10 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये रिसीव होगा दो सिचुएशंस के अंदर, एक ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी मतलब जब जो टेन्योर ऑफ पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, व्हेन पॉलिसी पीरियड एक्सपायर्स, ठीक है। या ये आपको मिलेगा ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, इसका मकसद यही है, ये सुनो। तो सिर्फ दो ही केसेस के अंदर फुल वैल्यू जो है वो मिलती है, दैट इज ऑन मैच्योरिटी एंड सेकंड इज ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर। बट अगर किसी भी तरीके से न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुई, ठीक है, एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुई, तो उस केस के अंदर जो है हमें पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज दिस सरेंडर ऑफ पॉलिसी? सरेंडर ऑफ पॉलिसी क्या होता है कि बेसिकली पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड, आगे उसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड। उसका कारण है, ध्यान से समझिए क्यों। देखिए एडमिशन के केस के अंदर, और मैंने कंटिन्यूड लिख दिया, दिस विल बी पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड। बड़े ध्यान से समझिए जो आपको बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड। अब क्यों डिसकंटिन्यूड? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एडमिशन। सपोज ए एंड बी पार्टनर थे, इन्होंने अपने नाम पे जेएलपी ले रखी थी, ठीक है। तो अब सी न्यू पार्टनर आ गया, तो न्यू जेएलपी आपको लेनी पड़ेगी ए बी और सी के नाम पे। तो ये जो ओल्ड जेएलपी थी ए एंड बी की, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और एक न्यू जेएलपी हमें करवानी पड़ेगी ए बी एंड सी। तो ओल्ड जेएलपी खत्म करने का मतलब क्या है कि आपने अपनी पुरानी पॉलिसी सरेंडर कर दी, समझ में आएगा। सेम वे रिटायरमेंट हुआ, ए बी सी पार्टनर थे, सी डिसाइडेड टू रिटायर, तो पॉलिसी थी ए बी सी के नाम पे, अब सी तो है ही नहीं फॉर्म के अंदर, तो नाउ वी नीड टू सरेंडर द ओल्ड पॉलिसी, यस और नो। और ए और बी अगर चाहें तो फ्यूचर में न्यू पॉलिसी ले सकते हैं। तो खैर हमें न्यूज़ में तो नहीं जाना भी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी क्या होता है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब जब आप सरेंडर करते हो तो आपको मिलती है नॉट द फुल वैल्यू, उस समय हमें मिलती है सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। अब ये सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी क्या होता है सर? देखिए सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो अगर आपकी पॉलिसी 20 साल की, आपने 20 साल तक प्रीमियम पे किया, तो आपको जो पूरा अमाउंट है पॉलिसी का वो मिल जाएगा। बट अगर आप 20 साल से पहले कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपने जितना पैसा जमा करवाया होता है लगभग उसका 70 से 80% ही पैसा आपको रिफंड होता है। सिर्फ 70 से 80% पैसा ही आपको रिफंड होता है अगर आप इन बिटवीन जो है वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी जो है वैसे आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि इन बिटवीन अगर आप कभी भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया होता है अभी तक एज ए प्रीमियम, उसका 70 से 80% आपको कंपनी रिफंड दे देती है, विच इज़ कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। ठीक है जी, श्योर। चलिए अब यहाँ पर हमने एक बेसिक पॉइंट्स तो सारे के सारे समझ लिए कि एग्जैक्टली जेएलपी होता क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी की। जितना मैंने आपको बताया इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और सब आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है बच्चों समझ में आएगी। थैंक यू। चलिए आइए बच्चों, अकाउंटिंग की हम बात करते हैं कि किस तरीके से जेएलपी में की अकाउंटिंग की जाती है। होपफुली आपने फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की देख ली है। जेएलपी एज एन एक्सपेंस। केस 1, अगर हम जेएलपी का जो है प्रीमियम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ईयर 1 प्रीमियम सरेंडर वैल्यू। सपोज फर्स्ट ईयर में हमारा 10,000 रुपये प्रीमियम गया, सरेंडर वैल्यू जो है वो निल है। ईयर 2 में हमारा फिर 10,000 रुपये प्रीमियम गया, सरेंडर वैल्यू 8,000 है। ईयर 3 में 10,000 रुपये क्या, सरेंडर वैल्यू 15,000 है। इसका मतलब होता है कि सपोज ईयर 1 में हमने 10,000 प्रीमियम लिया
और उसके बाद हम पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, आगे नहीं लेके जाते, तो हमें कुछ भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, सरेंडर वैल्यू इज निल। ईयर 2 का हमने प्रीमियम पे किया 10,000 रुपये और उसके बाद हमने पॉलिसी सरेंडर करी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये मिलेंगे। ईयर 3 का हमने प्रीमियम पे किया, उसके बाद पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी, तो हमें सिर्फ 15,000 रुपये इन टोटल मिलेंगे। समझ में आया? तो सरेंडर वैल्यू ये इस तरीके से होती है। सपोज ये हमारी जो पॉलिसी वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए, हमारी जो इस पूरी पॉलिसी की वैल्यू है वो कितनी है? 1 लाख रुपए। अब बड़े ध्यान से समझना किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं, सब बातें बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ईयर 1 हमने प्रीमियम पे किया कितना? 10,000 रुपये। तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस है प्रीमियम पे करना, JLP प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना प्रीमियम चला गया हमारा? 10,000 रुपये। येस और नो? JLP प्रीमियम टू बैंक 10,000। उसके बाद जो भी आपने प्रीमियम पे किया है दैट्स एन एक्सपेंस, तो वो ईयर एंड में हमारा कहाँ चला जाएगा? P&L में। P&L डेबिट टू JLP प्रीमियम। हाँ या ना? श्योर। कितना? 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़। और अगर आप ईयर 1 का P&L बनाएंगे तो उसमें फिर आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस JLP प्रीमियम कितना? 10,000 रुपये। बैलेंस शीट के अंदर कुछ आ रहा होगा? नहीं, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी अपीयर नहीं करेगा, नथिंग विल अपीयर। क्लियर है ये बात आपको? श्योर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईयर 2 की, ईयर 2 के अंदर अगेन सेम चीज़ें होंगी। हमने प्रीमियम पे किया है कितना? जी हाँ, हमने प्रीमियम पे किया है 10,000 रुपये, तो JLP प्रीमियम टू बैंक हम एंट्री करेंगे कितने से? 10,000। और ये जो हमने प्रीमियम पे किया है दिस इज़ एन एक्सपेंस, तो ये हमारा जो है वो कहाँ चला जाएगा? P&L में। P&L टू JLP प्रीमियम कितना रुपये बेटा? 10,000 रुपये। वंडरफुल, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप इस साल ईयर 2 का जो P&L बनाएंगे उसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम कितना? 10,000। बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। होपफुली आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें जो हैं वो इजीली कन्वे हो रही हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आ रही, ठीक है। सपोज अब हुआ क्या, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, मतलब जस्ट अभी 3rd ईयर स्टार्ट ही हुआ था, मतलब अभी वेरी बिगनिंग मैंने लिखा है, या मैं बिगनिंग भी लिखता तो सीधी सी बात है कि 3rd ईयर की बिगनिंग में हुआ ये कि आउट ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स थे A, B एंड C, जो ये पॉलिसी ले रखी थी जिनके नाम पे से, ठीक है। A डाइज, A की डेथ हो गई, ठीक है। अभी 3rd ईयर का कोई प्रीमियम हमने पे नहीं किया है, इसलिए मैंने लिख दिया इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, ठीक है। अब A की डेथ हो गई, तो टेल मी, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ डेथ फुल अमाउंट ऑफ JLP इज रिसीवेबल। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ JLP इज रिसीवेबल। हाँ या ना? तो पॉलिसी वैल्यू जो है वो कितने की है? फुल अमाउंट का मतलब क्या है? पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी हमारी 1 लाख की है, यस और नो? तो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे किससे? जी हाँ, हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से A की डेथ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे मिले फर्म को? 1 लाख रुपए। किसके? टू JLP के अगेंस्ट। समझ में आया? शो। अब बड़े ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए मिले तो हैं ये, हमें फर्म को मिल गए 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए हैं दिस विल बी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सपोज इनकी रेशियो है 5:3:2, तो ये जो अमाउंट है ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी आपको उसका जवाब देने जा रहा हूँ। आप बस 1 मिनट थोड़ी सी शांति रखिए। मैं एंट्री लिख दूँ यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स में हम इसे बांटेंगे, और किस रेशियो में बांटने वाले हम इसको?
ओल्ड रेशियो में बांटने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा, मैंने क्या किया, JLP अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब क्या कारण है इसके पीछे, जरा समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा। ईयर 1 हमने P&L बनाया, JLP प्रीमियम लिखा 10,000। सपोज, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में सब कुछ आएगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। सपोज हमारे पास इनकम थी 1 लाख रुपए की, तो JLP प्रीमियम हमने यहाँ लिखा अगर 10,000 रुपये का, ठीक है, या इनकम थी 2 लाख की, JLP प्रीमियम लिखा 10,000 का, तो हमारे जो नेट प्रॉफिट आए वो कितने आए, 1,90,000। तो यहाँ पर जब P&L एप्रोप्रिएशन बनता तो यही नेट प्रॉफिट आते हैं, कितने आएंगे, 1,90,000। और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके बीच में, A, B और C में, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 5:3:2। हाँ या ना। अगर ये JLP प्रीमियम ना होता तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा होता, यहाँ इनकम होती 2 लाख रुपए, हाँ या ना। JLP प्रीमियम ना होता अगर, तो यहाँ नेट प्रॉफिट कितने आते, 2 लाख। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ये नेट प्रॉफिट जाता कितने का, 2 लाख रुपए का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता 3 पार्टनर्स में, A, B और C में, किस रेशो में, 5:3:2। अगर प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियम है तो सिचुएशन ये है, मतलब अभी प्रीमियम ना होता तो 2 लाख के प्रॉफिट्स बढ़ते, प्रीमियम है तो बट कितना रहा है, 1,90,000। 1,90,000 बटा 5:3:2 में, जबकि यहाँ बढ़ता 2 लाख 5:3:2 में। मतलब कैन आई से कि प्रीमियम का जो बर्डन है वो तीनों पार्टनर्स ने एक तरह से मिलके बियर किया। भाई यहाँ 1,90 बढ़ते ABC में, हाँ या ना, यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, 2 लाख रुपए। तो आप समझो 5:3, सिर्फ ये थोड़ी ना कि जो प्रीमियम का बर्डन था 10,000 रुपये वो इंडिविजुअल A पे जा रहा था या सिर्फ इंडिविजुअल B पे या C पे, दैट इज बॉर्न बाय ऑल द पार्टनर्स 5:3:2, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम आए, प्रॉफिट कम आए तो सबका प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो कम बना, कोई इंडिविजुअल पार्टनर ने उसको बियर नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पक्का, श्योर? नहीं समझ रहे तो एक बार दोबारा से इस चीज को बंद करिए, पॉज करके दोबारा से देखिए। जो प्रीमियम का बर्डन होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, एंड हाउ यू कैन सी इट इनडायरेक्टली कि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम आएंगे, प्रॉफिट कम आएंगे तो हर पार्टनर का हिस्सा कम बनेगा। जबकि अगर देखो यहाँ 2 लाख है, यहाँ हर पार्टनर का हिस्सा बनता 1,60,000 और 40,000 रुपये, यस और नो। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो कितना हिस्सा बनेगा, पेन चेंज कर लेता हूँ, दिखेगा नहीं तो यहाँ इनका बनेगा 95,000 रुपीज़, यस और नो। उनका आपका बनेगा 1,95,000, सॉरी 1,90,000 है, अच्छा फिर तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा, 57,000 और इनका 38,000, जो कि यहाँ बनता 1 लाख। तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये A ने बियर किए, 3,000 रुपये B ने और C ने बियर किए 2,000। मीन्स द बर्डन ऑफ प्रीमियम is put on all the partners, yes or no, sure? So that's why जब उसका इंसेंटिव आएगा, ये जो 1 लाख रुपए आएंगे ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर को नहीं दिए जाएंगे, तीनों पार्टनर्स को दिए जाएंगे। किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। और कारण क्या है, बिकॉज द बर्डन ऑफ प्रीमियम was put on all partners in their old ratio। समझ में आया? इस वजह से जो है ऐसा किया जाता है। अरे भाई ठीक हो जाए, स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है बार बार। क्लियर? तो जो भी
आपका JLP का अमाउंट आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आया उसका कारण क्या है? उसका कारण ये रहा आपके सामने, जिसकी रीजनिंग जो है वो मैंने सारी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि उसकी रीजनिंग क्या है। पक्का? श्योर? चलिए, अच्छा, अब सपोज मैं इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि इन द बिगिनिंग ऑफ, या सबसे ये अच्छा लिख देता हूँ मैं, आप उसमें भी क्या कंफ्यूज होंगे, उससे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आउट ऑफ 3 पार्टनर्स A, B एंड C, जो आपका A था उसने डिसाइड किया कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, चल भाई रिटायर हो रहे हो, तो रिटायरमेंट पे सबसे पहले क्या मिलती है? वेरी गुड, सरेंडर वैल्यू। फुल वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब सरेंडर वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी सरेंडर वैल्यू? सेकेंड ईयर के एंड में 8,000 है। यस और नो? श्योर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, हाउ मच अमाउंट वी विल रिसीव? 8,000, हाँ या ना? पक्का 8,000 पे रिसीव होगा। 8,000। अब ये जो 8,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। रीज़न वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बताया था निकम्मो? अभी बताया, तो मैं याद करूँ। हाँ, क्योंकि प्रीमियम का बर्डन सबने लिया था। समझ में आया? तो ये एंट्री जो है इसकी ड्राफ्ट हो जाएगी। डेथ हुई है तो फुल वैल्यू मिली, फुल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई। रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? श्योर? पक्का? क्लियर है ये बात? अब एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा इसका वो किस तरीके से होगा? बैलेंस शीट होगी, उसमें कहीं पर भी कुछ भी JLP का नामो निशान नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बस कैपिटल गिवन होगी आपको, पार्टनर्स की A, B, C। एडजस्टमेंट है सपोज कि B डिसाइडेड टू रिटायर, B ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होगा, और देयरफॉर JLP ऑफ ₹1 lakh surrender at ₹20,000। 20,000 रुपये में आपने उसे सरेंडर किया। और जो PSR है वो सपोज आपको गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। अब ये गिवन है, इस तरीके का आपको पूरी बैलेंस शीट में कुछ JLP का नामो निशान नहीं है। कोई रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, एडमिशन का हो सकता है, डेथ का हो सकता है। अब यहाँ रिटायरमेंट है तो हमें क्या मिलेगी बताओ? सरेंडर वैल्यू। तो चलिए फर्स्ट एंट्री हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, हाउ मच बेटा? बहुत बढ़िया, 20,000 रुपये से कर देंगे। यही अगर डेथ होती, बी डाइज लिखा होता तो कितने से कर देते? वंडरफुल, 1 लाख से कर देते। और अब ये जो भी अमाउंट मिला है हमें JLP का, ये हम बांट देंगे किसके बीच में? A, B एंड C में। और इसकी पोस्टिंग आपको फिर कर देनी है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया किस तरीके से हमको करना है? श्योर? झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लो, पाप लगेगा झूठ बोल रहे हो तो। ICAI की कसम है तुमको। चलो, ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ JLP, अगर हम JLP को एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अगर हम JLP को असेट की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ तक सब कुछ आना चाहिए। और इसमें अब कुछ नहीं है, कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि अगर JLP समरी आप बनाना चाहें तो अगर JLP एज एन एक्सपेंस ट्रीट की गई है, ठीक है, तो नथिंग विल अपीयर इन बैलेंस शीट। कुछ भी जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होगा। यस और नो? और अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट JLP जो भी मिला है, चाहे वो आपको सरेंडर वैल्यू मिली है, चाहे वो आपको पॉलिसी वैल्यू मिली है,
ठीक है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और कब क्या मिलता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आपको पार्ट 2 पूरा समझ में आ गया। आइए पार्ट 3 में बात करते हैं। अगर जेएलपी एज एन असेट है, वही क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि एज एन असेट का मतलब क्या है। नॉर्मल है, कुछ एकदम नया नहीं है, आराम जहाँ नया होगा आपको बता दूंगा। नॉर्मल शुरू करते हैं। ईयर 1 10,000 प्रीमियम गया। व्हाट एंट्री द फर्म विल पास? एक्सपेंस है। जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। कितने से बेटा? बहुत बढ़िया, 10,000 से। ठीक है, और ये फिर हमारा कहाँ चला जाएगा? वेरी गुड, पी एंड एल के अंदर। पी एंड एल टू जेएलपी प्रीमियम। कितना बेटा? 10,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट ईयर पी एंड एल बनेगा, जेएलपी प्रीमियम उसमें दिख रहा होगा कितने का? 10,000 का। बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये तो आपको पता ही है। कुछ इसमें मैंने आपको अभी तक नया नहीं बताया। वेट करो, सब आएगा। ईयर 2, ईयर 2 के अंदर क्या होगा ध्यान से देखिए। अगेन फर्म विल पे द प्रीमियम, यस और नो? सो जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद पी एंड एल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। कितना? अब यहीं पर सारा गेम है। यहां अगर आप एक्सपेंस की तरह लेते हैं तो 10,000 रुपये चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझना, ऐसा क्यों बेटा? सेकेंड ईयर में पॉलिसी जो है वो यहाँ सरेंडर वैल्यू है, ये उसकी सरेंडर वैल्यू है 8,000 रुपये। इसका मतलब क्या है सरेंडर वैल्यू का? कि कल दिन अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू भी हो जाती है तो कम से कम फर्म विल रिसीव 8,000 रुपये, यस और नो? Even if policy is discontinued after paying the premium of second year, still the firm will receive 8,000. Even if policy is discontinued after paying premium of second year, still फॉर्म विल रिसीव कितना? बहुत बढ़िया। फॉर्म को तब भी कम से कम 8,000 रुपये जो हैं वो रिसीव होंगे। हाँ या ना? पक्का? शो। अब बड़े ध्यान से समझो, जब हमें पता है कि व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन, एटलीस्ट द फॉर्म विल रिसीव 8,000। डेथ हो गई तो पूरा मिलेगा, बट रिटायरमेंट हुआ, एडमिशन हुआ, सरेंडर कुछ भी हुआ तो कम से कम 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, या नहीं मिलेगा? तो दिस इज श्योर शॉर्ट अमाउंट, श्योर शॉर्ट मिलना ही मिलना है। हाँ या ना? तो हम पूरे के पूरे 10,000 को अपना एक्सपेंस नहीं दिखाते। हमें पता है कि आउट ऑफ दिस 10,000 वी हैव पेड, एटलीस्ट वी विल रिसीव 8,000। 2,000 को ही सिर्फ हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे। ये जो 8,000 100% कंफर्म अमाउंट है कि श्योर शॉर्ट मिलना ही मिलना है, इसको हम अपना असेट दिखाएंगे। तो यहां पर जो पी एंड एल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे, और जो आपका बाकी 8,000 रुपये हैं उसको हम जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जेएलपी प्रीमियम जो है 8,000 रुपये कहाँ चला जाएगा? जेएलपी अकाउंट के अंदर, और 2,000 रुपये जो है वो कहाँ चला गया? एक्सपेंस। ये तो आपने क्या दिखा दिया? 2,000 रुपये एक्सपेंस, और ये क्या दिखा दिया आपने उसको? असेट। देखो प्रीमियम में 10,000 डेबिट हुआ था, 2,000 आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया। मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो रहा हो आपको। एक बार इसे हटा देते हैं।
यहाँ पर लिखा 2000, यहाँ लिखा 2000। मैंने क्या किया, आउट ऑफ 10,000 8,000 is the 100% confirm amount that whatsoever is the situation firm is receive it, yes or no? So this 8,000 I will show as an asset. So out of this 10,000, 8,000 is credited and is transferred to an asset account called as JLP account, and rest of the 2,000 is shown as an expense. So you can see that this time in the P&L, here it will be the JLP premium of rupees 2,000 only, and in the balance sheet there will be an asset. On the asset side there will be a JLP of rupees 8,000. समझ में आया आपको? पक्का? कोई डाउट? मतलब देखो, जितना सरेंडर वैल्यू है ना वो आपको पता है कम से कम मिलना ही मिलना है, तो आपने उसको असेट दिखा दिया। समझ में आया? तो यहां पर आपको दो बातें समझनी है। एक तो पहली क्या, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ JLP इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP। वो क्या है? सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP है, क्योंकि हमें पता है व्हाटसोएवर इज द सिचुएशन एटलीस्ट फर्म को वो वाला अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। हाँ या ना? पक्का? अब ध्यान से समझना, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। हमें एज एन असेट के अंदर जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है वो कौन सी वैल्यू है? उसकी असेट वैल्यू, दैट इज द सरेंडर वैल्यू। अब इंप्लीकेशन क्या होता है इस चीज का, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लीज मैं इंक चेंज कर लूं। चलिए, अगर मैं देखूं JLP एज एन एक्सपेंस वर्सेस JLP एज एन असेट, तभी मुझे एक चीज समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एक्सपेंस दिखाया था, अगर आपको याद हो ईयर 2 के अंदर, यहां पर ईयर 2 कहाँ गया, ये रहा, पूरा 10,000 दिखा दिया था, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा था, यस और नो? श्योर। और ये जब मैंने असेट दिखाया तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया, यहां सिर्फ 2,000 रुपये दिखा है, हाँ या ना? जब P&L एज एन एक्सपेंस JLP, तो यहाँ पे JLP प्रीमियम हमने दिखाया था 10,000 से, जबकि यहाँ पर हमने P&L में JLP प्रीमियम जो है सिर्फ 2,000 दिखाया, जबकि हमारा इन बोथ द सिचुएशन जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, अब सपोज हमारी इनकम जो है बेटा वो थी ₹1,00,000। ठीक है, यहाँ भी इनकम ले लेते हैं ₹1,00,000। तो उससे होगा क्या, अगर आप उस सिचुएशन में थे तो आपके नेट प्रॉफिट जो है वो 90,000 है, जो आपने अपने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर किए होंगे बाय द अमाउंट ऑफ 90,000, और उसे पार्टनर्स के बीच में ABC, सपोज 5:3:2 है, तो 45,000, 27,000 और 18,000 रुपये जो है वो बांट दिया होगा इन 5:3:2। जबकि इस केस में जो आपके नेट प्रॉफिट हैं बेटा वो कितने आएंगे, 98,000। जब आपने असेट दिखाया, आपने सिर्फ प्रीमियम 2,000 रुपये एज एन एक्सपेंस बुक किया, रेस्ट ऑफ द 8,000 आपने एज एन असेट बुक किया, तो ये प्रॉफिट आपके कितना है, 98,000। तो यहाँ पर जब आपका P&L एप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट ट्रांसफर होगा, आपका P&L यहाँ पर कितने का दिखेगा मेरे बेटे, 98,000 का। तो उसके बाद जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के अंदर, तो आप देखेंगे 98,000 डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारा बेटा कितना आ रहा है, 49,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 9800 × 3, यहाँ आ रहा है हमारा 29,400। ठीक है, और यहाँ हम आएगा 19,600 रुपये, 9800 × 2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी मैंने बांटा। अब अगर आप कायदे से देखें
पुरानी जब हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, पूरा 10,000 एक्सपेंस दिखा रहे थे, यहाँ हम असेट में सिर्फ 2,000 एक्सपेंस दिखा रहे हैं, 8,000 असेट। तो पार्टनर्स को आप देखिए प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ 45,000 था जबकि यहाँ पर वही चीज़ 49,000 है। तो इफ़ यू विल सी देयर इज अ क्लियर इंक्रीमेंट ऑफ ₹4,000 टुवर्ड्स ए। इफ यू कैन सी हेयर there is a clear increment of ₹2,400, or if you can see here 18,000 to 19,600, there is a clear increment of ₹1,600. So in total if you will see there is a total increment of ₹8,000। हाँ या ना? शो ये 8,000 रुपये पार्टनर्स को शेयर इन प्रॉफिट ज़्यादा मिला। और अगर आप देखें इस केस में ये 8,000 रुपये प्रॉफिट क्यों ज़्यादा मिला, क्यों पार्टनर्स को जो हिस्सा मिला 8,000 ज़्यादा मिला, क्योंकि आपने अपना एक्सपेंस कम बुक किया, और एक्सपेंस कम बुक होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो पार्टनर्स का शेयर भी ज़्यादा आएगा। नहीं तो कहना ही राइट। देखिए अगर मैं समरी तैयार करूं कि JLP एज एन असेट अगर है तो हो क्या रहा है, वी आर शोइंग लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस, हम लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस दिखा रहे हैं, हाँ या ना, जिसकी वजह से जो टोटल नेट प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से शेयर इन प्रॉफिट्स पार्टनर्स का ज़्यादा आएगा, हाँ या ना, और दैट विल बी इक्वल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। मतलब सरेंडर आप देखो ना 8,000 रुपये क्या था, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो था, हाँ या ना। तो ले दे के आपको इस पूरी राम कहानी में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, क्या एक क्या दो बातें। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी है, वैल्यू अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, वैल्यू जो अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, वैल्यू अपीयरिंग इन बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ JLP, इन रिस्पेक्ट ऑफ JLP इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP, पॉइंट नंबर 1 जो आपको मैंने सिखाया था। पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट ऑफ दिस सरेंडर वैल्यू हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, वो पार्टनर्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। कैसे ट्रांसफ़र हुआ वो मैंने आपको दिखाया कि तीनों को अपना शेयर इन प्रॉफिट 8,000 रुपये से ज़्यादा मिला, क्योंकि आपने उसे असेट दिखाया, उसकी वजह से आपका एक्सपेंस कम आया। तो जितना आप बैलेंस शीट में JLP की वैल्यू दिखाते हैं उसका बेनिफिट जो है वो पार्टनर्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। बेनिफिट ऑफ दिस सरेंडर वैल्यू हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। सिर्फ ये लाइन समझाने के लिए मैं आपको पूरी ये राम कहानी जब से समझा रहा था, ये बात ध्यान रखना। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है उसका बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर्स को जा चुका है। क्लियर आ गया? पक्का? श्योर? तो आप जब बैलेंस शीट में JLP देखें तो एक बात आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि जो भी बैलेंस शीट में JLP दिख रही है, जैसे बैलेंस शीट में JLP दिख रही है 8,000 रुपये की, तो यहाँ पर उसने जो पार्टनर्स हैं ABC उसका बेनिफिट ले चुके हैं, उनको वो ट्रांसफ़र हो चुका है। दिख नहीं रहा, वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हुआ है। जब आप दोनों को आमने सामने रख के समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बेनिफिट कैसे ट्रांसफ़र हो चुका। समझ में आई बात? श्योर? तो चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोलता हूँ, सपोज in the beginning of थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर की बिगिनिंग में A डिसाइडेड टू रिटायर, A ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या मिलती है बेटा? सरेंडर वैल्यू मिलेगी, यस और नो? तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, कितने से? सरेंडर वैल्यू थी कितनी? 8,000 रुपये, हाँ या ना? पक्का? यस और नो? श्योर? इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि थर्ड ईयर की बिगनिंग में A डिसाइडेड टू रिटायर, तो हमें 8,000 रुपये सरेंडर वैल्यू मिल गई। तो क्या अब इसके बाद ये वाली एंट्री हमें करने की ज़रूरत है?
हमें क्या इसे पार्टनर्स के बीच में बांटने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि जो सरेंडर वैल्यू आपको मिली है, मैंने आपको बताया था अभी, बेनिफिट ऑफ दिस सरेंडर वैल्यू हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू पार्टनर। ये एंट्री अब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये एंट्री कर दी तो आप खामखा डुअल बेनिफिट्स पार्टनर को दे देंगे, जो कि गलत होगा। समझ में आई बात? तो इन केस JLP अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एज एन असेट, सो दैट्स अ सरेंडर वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, इसी में कुछ ऐसा लिखा होता है, ध्यान से देखें, कि इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर की बिगिनिंग के अंदर, ठीक है, हुआ क्या, ए की डेथ हो गई। तो इस केस के अंदर वी विल रिसीव द फुल वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट to JLP. How much amount we will receive? We will receive the entire amount of rupees 1 lakh. बट अब इसमें से बैलेंस शीट में हमारी JLP कितने की दिख रही होगी? बैलेंस शीट में हमारी जो JLP दिख रही थी वो हमारी दिख रही थी 8,000 रुपये की, यस और नो, जिसमें हमें मिले 1 लाख रुपए। बेनिफिट हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 8,000 का ट्रांसफ़र किया है। तो आप मुझे जवाब दो मेरे लिखने से पहले। अगर आप सोच पा रहे हो तो सोचो एक बार और फिर क्रॉस चेक करना कि आपने वही सोचा, और अगर आपने वही सोचा है तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। जी हाँ, ओनली 92,000 रुपीज़ बेनिफिट, क्योंकि 8,000 का बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है। सिर्फ 92,000 का जो बेनिफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, और वो भी किस तरीके से, 46,000 यहाँ आएगा, ठीक है, 9200 इंटू 3, 27,600 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 9200 इंटू 2, 18,400 रुपये जो है वो जाएगा किसको? सी को। तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा। 8,000 रुपये कम क्यों किया? क्योंकि उसका बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी हैं। आप इसे एक बार पहले नोट डाउन करिए, और ये 2 पॉइंट आप इसे नोट याद रखिएगा। फिर मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन बताता हूँ कैसा होगा। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा। सपोज़ आपको एक बैलेंस शीट गिवन हुए और उसमें आपको JLP गिवन है, तो आपको वहीं समझ जाना है कि ये एज एन असेट का क्वेश्चन है। कैपिटल आपको गिवन है सपोज़ X, Y और Z की, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि सपोज़ X डिसाइडेड टू रिटायर, X जो है वो डिसाइडेड टू हुआ रिटायर। पॉलिसी वैल्यू जो है यहाँ पे ना लिख के, हो सकता है आपको वहाँ दे दे। पॉलिसी वैल्यू इसमें यहाँ पे दे दी आपको, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। अब ये जो 10,000 दिख रही है, वी नो दिस इज द सरेंडर वैल्यू। अब इसी पे तो सारा डिस्कशन कर रहे थे। तो अब इसमें बताओ कैसे सॉल्यूशन करना है। इट्स वेरी सिंपल। वी विल रिसीव द सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। कितना रिसीव होगा बेटा? रिटायरमेंट हुआ है ना, और सरेंडर वैल्यू बताने की उससे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो दिख रहा है वो अपने आप में सरेंडर वैल्यू है, हाँ या ना। बैंक अकाउंट टू JLP 10,000। क्या इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ऑलरेडी जा चुका है। तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है हमारे पास एग्जाम के अंदर की बैलेंस शीट है, ठीक है, कैपिटल के नाम पर वी हैव X, Y, Z, और यहाँ JLP हमें दी हुई है से 20,000 की। उसमें नीचे एडजस्टमेंट में उसने दे दिया कि Z डाइज, ठीक है, पॉलिसी वैल्यू रुपीज़ 1,50,000 या 1,40,000 रुपीज़, और जो PSR है वो इक्वल है। तो उस केस के अंदर बताओ क्या होगा। वी विल रिसीव, Z की डेथ हुई है, पूरी पॉलिसी वैल्यू रिसीव होगी, हाँ या ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 1,40,000 रुपये जो है वो रिसीव होंगे, जबकि इसमें से सिर्फ 20,000 का बेनिफिट गया है अभी तक, क्योंकि जो एज एन असेट दिख रहा है उसका बेनिफिट जा चुका। तो जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा वो कितना बटेगा? वेरी गुड, 1,20,000 टू X टू Y टू Z, और कितना कितना अमाउंट बटेगा? 40,000, 40,000 और 40,000, ठीक है। तो ये है आपका JLP एज एन असेट।
होपफुली आपको समझ में आ गया। फर्स्ट केस में बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं दिख रही थी, सेकंड केस में बैलेंस शीट में जेएलपी दिख रही है। बताने को मैं इसे ऊपर ऊपर से भी सिखा सकता था, लेकिन आपके चंदन सर की जो लाइन है क्या है, पॉइंटर इन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस लाइन को पूरा कर पाया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जेएलपी एज एन एसेट प्लस रिजर्व, जो कि कुछ भी नहीं है, आपने एसेट कर लिया, मेन पार्ट सारा खत्म हो गया, नाउ ओनली 10% जेएलपी लेफ्ट। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों बात करते हैं जेएलपी एज रिजर्व की। मैंने आपको बोला था कि आपने एसेट कर लिया तो आपका 90% काम खत्म हो गया, अभी आप देखेंगे भी। सेम क्वेश्चन है, सपोज ईयर 1 2 3 एंड सेम प्रीमियम वी हैव, दैट इज द रुपीज 10,000 10,000 10,000, ठीक है, and same surrender value 8,000 15,000 and policy value we have 1 lakh, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब देखिए ईयर 1 के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईयर 2 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे, ईयर 1 तो सेम रहेगा। हमने ईयर 2 में क्या किया, जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक वी पेड रुपीज 10,000, हाँ या नो। अब ध्यान से समझना जरा। इसके बाद P&L, पहले तो एज एन असेट ही है सब कुछ, टू जेएलपी प्रीमियम वी डिड हाउ मच 2,000 2,000, और उसके बाद बाकी जो 8,000 है वो हमने कहाँ दिखा दिया, एज एन असेट, हाँ या ना शो। अब देखिए ये 3 एंट्रीज तो कॉमन है जो आपने सीखी थी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो आपको सब कुछ अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। आप P&L के अंदर जेएलपी प्रीमियम कितना दिखा रहे हैं, 2,000 रुपये, यस और नो, यस और नो, जिसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 8,000 रुपये फालतू आया था। अरे यार अभी सिखाया तो था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आप देखो हमारा जो नेट प्रॉफिट था यहाँ 90 था, यहाँ कितना आया था 98,000, 8,000 रुपये जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो ज़्यादा आया था, यस और नो, जो कि अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था अमंग द पार्टनर्स। यही हुआ था कि उसका बेनिफिट पार्टनर्स को जा चुका। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, प्लीज़, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है 8,000 रुपये, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं बाय द नेम ऑफ P&L, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जो कि कंपैरेटिवली 8,000 रुपये ज़्यादा है। अब ये हम पार्टनर्स को नहीं देते, रादर देन हम ये इकट्ठा कर देते हैं जेएलपी रिजर्व में 8,000 रुपये। तो हुआ क्या, आपके प्रॉफिट 8,000 रुपये ज़्यादा तो आए थे, बट हमने उसका एक रिजर्व बना दिया, जेएलपी रिजर्व, हमने उसका बेनिफिट पार्टनर्स को नहीं दिया। मतलब हुआ ये, अगर मैं तीनों केसेस सामने रखूं, एज एन एक्सपेंस में जेएलपी प्रीमियम P&L में कितने का था, 10,000 का, इनकम कितने की थी, पूरा ही समझ लो 1 लाख रुपये, तो नेट प्रॉफिट कितना है 90,000 रुपये, यस और नो। ये था जब आपने उसे एक्सपेंस ट्रीट किया। जब आपने उसी चीज को असेट ट्रीट किया, P&L इनकम 1 लाख रुपए, जेएलपी प्रीमियम आया कितना 2,000, नेट प्रॉफिट आपके कितना है 98,000, हाँ या नो। ये जब आपने उसे क्या ट्रीट किया, असेट, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट कितना 98,000, और उसको बांट दिया A, B और C में, ठीक है, जिसकी वजह से इनका हिस्सा जो भी आया था। बट यहाँ पर आपने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किए वो किए 90,000 और A, B और C में हिस्सा बांट दिया। समझ में आया? अब देखिए जब रिजर्व की बात आ रही है कि रिजर्व के अंदर हमने कैसे किया, तो देखिए P&L के अंदर हमने जेएलपी प्रीमियम जो है वो 2,000 रुपये दिखाया है, ठीक है।
आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 98,000 ही आया, लेकिन जब हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके गए नेट प्रॉफिट 98,000, तो हमने उसे सीधे पार्टनर्स को नहीं बांटा। हमने क्या किया, हमने पहले एक रिजर्व बना दिया, कितने का, JLP रिजर्व 8,000 का। तो बताओ 98 में से 8 का रिजर्व बना दिया तो A, B और C को मिलेगा कितना, 90,000। मतलब जितना एज एन असेट आपने दिखाया था उतने के आपने कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व्स क्रिएट कर दिए, आपने वो बेनिफिट पार्टनर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि हम जितना हमने असेट में ट्रांसफ़र किया है उतने का हम क्या बना देते हैं, 2 JLP रिजर्व, कितने का, 8,000 रुपये का। इससे होगा क्या, टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ JLP appearing in बैलेंस शीट, जितनी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है किसकी, JLP की, विच इज सरेंडर वैल्यू, बेनिफिट्स ऑफ सेम आर नॉट distributed to partners, rather accumulated in JLP रिजर्व। उसे हमने कहाँ इकट्ठा कर दिया, JLP रिजर्व में, उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये फर्म के ऊपर होता है, वो उसे एक्सपेंस दिखाना चाहे, असेट या रिजर्व दिखाना चाहे, ठीक है, ये समझ में आया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो समझते हैं। देखिए इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपने P&L के अंदर अपना JLP प्रीमियम तो दिखाया कितना, 2,000 रुपये, बैलेंस शीट के अंदर आपने JLP दिखाई 8,000 और कॉरस्पॉन्डिंगली JLP रिजर्व आ गया कितने का, 8,000 रुपये का। मतलब इतने के बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं कहाँ पर, JLP रिजर्व के अंदर, अभी पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। क्लियर, श्योर। तो अब इसकी अकाउंटिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए सपोज इसी में कहता हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर A डिसाइडेड टू रिटायर, A ने कहा मैं रिटायर हूँगा, ठीक है। तो बताओ क्या मिलेगी फर्म को, सरेंडर वैल्यू, बैंक टू JLP, कितना, 8,000, ये सुनो। और अभी जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, 8,000 रुपये तो मिल गए, बट बेनिफिट्स पार्टनर को नहीं मिले, बेनिफिट JLP रिजर्व में इकट्ठे हैं। तो ये जो JLP रिजर्व हमने बना रखा है ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे, टू A, टू B, टू C, कितना, 8,000 रुपये हम ये उनके बीच में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आया। एज एन असेट था तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बेनिफिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन एज एन रिजर्व में बेनिफिट पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो रिजर्व में इकट्ठा है। तो इन द इवेंट हम क्या करेंगे, वो रिजर्व ही पार्टनर्स में बांट देंगे ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। समझ में आया। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जाम में जो जिस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज हमारे पास JLP है यहाँ पे 10,000 की, एंड वी हैव अ JLP रिजर्व ऑफ ₹10,000, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि अच्छा कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो सपोज वी हैव X, Y एंड Z 3 पार्टनर्स हैं 5:3:2 के अंदर, ठीक है। X डिसाइडेड टू रिटायर एंड पॉलिसी वैल्यू बीइंग ₹1 लाख, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप समझिए क्या होगा, X ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होगा, तो हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी, एंड द वैल्यू अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज द सरेंडर वैल्यू। सो वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, हाउ मच, 10K,
and we will distribute this 10,000 among the partners. क्यों? क्योंकि वो 10,000 का बेनिफिट पार्टनर्स को नहीं गया हुआ, वो कहाँ इकट्ठा है? वो इकट्ठा है JLP रिजर्व के अंदर 10,000। तो यहाँ आ जाएगा 5, 3 और 2, ठीक है। एंड अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये होता कि X डाइस, क्या होता? सपोज इन द लास्ट क्वेश्चन ये होता X डाइस, तो बताओ अब मजा आएगा। X डाइस, सर डेथ हो गई, मजा आएगा? ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो पूरी पॉलिसी वैल्यू मिलेगी 1 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कितना बेटा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब पहले हम JLP रिजर्व में से XYZ को बांट देंगे कितना? 10,000, 5, 3, 2, क्योंकि 10,000 के बेनिफिट्स तो JLP रिजर्व में पड़े हुए हैं, यस और नो। और बाकी जो 90,000 रुपये है वो दिया जाएगा कहाँ से? JLP से, टू X टू Y टू Z। कितना बेनिफिट? अब क्योंकि 10,000 तो हमने रिजर्व से दे ही दिया, ठीक है, तो 45, 27 एंड 80। तो होपफुली आपको पूरा JLP का टॉपिक क्लियर है, एज एन असेट, एज एन एक्सपेंस, असेट एंड रिजर्व। ठीक है जी, नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से, कोई इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। तो इसकी एक समरी भी अगर मैं तैयार कर दूं कि क्या करना है। JLP रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स में जाएंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, और उसके बाद इफ एनी अदर अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड लाइक इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में जैसे हम प्रोवाइड करते हैं फुल अमाउंट मिलता है ना, if any other amount to be provided then it will be provided from JLP account, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा JLP का ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। चलिए, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, सर 2-3 मिनट की वीडियो है ये, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। होता क्या है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का जो ट्रीटमेंट है वो सेम एज JLP है, बट इसमें आपको एक छोटी सी बात जो है वो हल्की सी याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनिए। सपोज बैलेंस शीट है आपके सामने, ऐसे लिखा हुआ है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ABC, ठीक है, कैपिटल है आपके सामने ABC, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि A डिसाइडेड टू रिटायर, ठीक है, एंड या आपको उसने बोला A डाइज, कुछ भी इस तरीके की बात बोली जाती है। तो अगर आपको 3 अलग अलग ILP दी हुई हैं, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज दी हुई हैं और A से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो JLP है, दिस इज ILP। क्या होता है, हम डिफरेंट JLPs ले लेते हैं, JLP1, JLP2, JLP3। तो इस केस के अंदर जो सिर्फ A, क्योंकि A डिसाइडेड टू रिटायर या A डाइज, तो जो A की पॉलिसी है, सिर्फ आप समझिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये एज इट इज नेक्स्ट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो A की पॉलिसी है इसके बारे में आप सोचेंगे कितना है, 10,000 है, तो समझिए एक तरह से आपके पास JLP। अब A डिसाइडेड टू रिटायर है तो यू विल रिसीव द सरेंडर वैल्यू, ABC तीनों में बढ़ जाएगा, A डाइज तो फुल वैल्यू मिलेगी, उसके बाद इतना बेनिफिट जा चुका है तो बैलेंस ऑफ बेनिफिट ABC में बटेगा। तो ट्रीट इट एज JLP। समझ में आई बात? शो, तो अगर A डिसाइडेड टू रिटायर है तो क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट टू ILP हाउ मच, 10,000 एंड दिस ILP का जो बेनिफिट है क्या पार्टनर्स में बटेगा? नहीं बटेगा, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका।
और इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ILP इज़ नॉट अ डिफरेंट टॉपिक, इट इज़ सेम एज 100% ट्रीटमेंट सेम एज JLP, बस इसमें ही आपके पास समझ लो मल्टीपल JLPs हैं, आपको वो JLP छेड़नी है जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। समझ में आया? एग्ज़ाम में कभी रेयर टू रेयर पूछा जाता है, आपके शायद बुक में क्वेश्चन भी ना हो, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। थैंक यू सो मच।